प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अणुसंख्य गुणधर्म का जो दूसरा पार्ट है क्वथनांक उन्नयन, उसकी बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन देखा था और उस पर आधारित न्यूमेरिकल किए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन। तो हमको इसमें चर्चा करनी क्वथनांक उन्नयन की। देखो, क्वथनांक होता क्या है? पहले वह ताप जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब 1 atm के बराबर हो जाए, वो उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। मान लेते हैं यहां हमारा 1 atm दाब है और ये कोई हमारा द्रव है। और इस द्रव का मान लो वाष्प दाब ही है, ये इस द्रव का वाष्प दाब है किस पर? रूम टेम्परेचर, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हमारा एक द्रव है, द्रव भी मान लो हमने जल ले लिया। तो जो जल है इसका जो वाष्प दाब है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, मान लो। तो ये हमारी लाइन होगी वाष्प दाब वाली। तो जो द्रव है उसका जो वाष्प दाब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस पर इतना है, इस बिंदु पर। मान लेते हैं यहां इसका जो 0.2 atm है वाष्प दाब। तो जो हमारा द्रव है या जल है उसका वाष्प दाब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 0.2 atm है। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा द्रव है ये वाष्प अवस्था में आ जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये द्रव वाष्प अवस्था में या उबलेगा कब? जब इस द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब 1 atm के बराबर हो जाएगा, तो ये द्रव हमारा उबलने लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस द्रव को हमको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। मान लो हमने इसको गर्म किया और जब हमारा टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो हमारा द्रव है इसका जो वाष्प दाब है वो 1 atm हो जाता है। और 1 atm है वो कितने टेम्परेचर पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा द्रव है ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबलने लग जाएगा। और जिस टेम्परेचर पर ये उबलेगा वो इस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक। तो ध्यान रखना, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब 1 atm के बराबर हो जाता है, वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो जल है इसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब 1 atm के बराबर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जल का क्वथनांक कहलाता है। तो ये तो बात होगी हमारी क्वथनांक की। तो शुद्ध जल है उसका जो क्वथनांक होता है वो हमारा कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो मान लेते ये हमारा जल है और जल भी कैसा है? शुद्ध। तो शुद्ध जल या शुद्ध जल को हम बोल सकते हैं शुद्ध विलायक, क्योंकि सामान्यतः जो जल होता है वो विलायक का ही कार्य करता है। तो ये तो हमारा विलायक हो गया। और ये मान लो ये जो पॉइंट है, ये लाइन है, ये क्या है? इसका वाष्प दाब किस पर? रूम टेम्परेचर, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद में अब हमने क्या किया? ये जो जल है इसका वाष्प दाब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इतना था। अब हमने क्या किया?
इस जल के अंदर चीनी मिला दी, इस जल के अंदर क्या मिलाई? चीनी। तो एक चीज ध्यान सुनना, चीनी मिला दो या नमक मिला दो इसके अंदर, तो ये हमारा शुद्ध जल है। इसको हमने एक बंद पात्र में ले रखा है। अब क्या होता है कि शुद्ध जल है, वो कमरे के ताप पर भी थोड़ा थोड़ा आश्रित होता रहता है, इसकी वाष्प बनती है। ये वाष्प पात्र के बंद होने के कारण इसके बाहर नहीं जा सकती, इसलिए ये पात्र की दीवार और ये जो द्रव इसकी सतह पर एक दाब लगाती है। तो ये जो दाब लगता है ये हमारा वाष्प दाब कहलाता है, और पिछले वीडियो में इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो यहां केवल शुद्ध जल था, तो जल है, ये जो सतह है इस पर भी जल के अणु होंगे, तो अधिक वाष्प बनेगी, तो वाष्प दाब अधिक होता है। दूसरा केस क्या है, ये जो हमारा जल है, जो हमारा शुद्ध था, इसके अंदर मैंने चीनी या नमक मिला दिया, और चीनी और नमक हमारे कैसे होते हैं? अवाष्पशील, मतलब ये खुद वाष्प अवस्था में नहीं आते। तो जब हम जल के अंदर चीनी मिला देंगे तो देखो स्थिति क्या होगी हमारे सामने। अब क्या होगा, ये जो हमारा जल है इसके बीच में चीनी के पार्टिकल और है, सतह पर भी जल और चीनी दोनों के कण होंगे। जब दोनों के कण सतह पर है, इसको हमने बंद पात्र में ले लिया, तो इसी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो वाष्प है वो बहुत कम बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि चीनी है वो तो वाष्प अवस्था में आएगी नहीं, केवल क्या आएगा वाष्प अवस्था में? जल। तो वाष्प यहां पर कैसी बन रही है? कम। जब वाष्प कम बनेगी तो ये जो हमारा वाष्प दाब है, यही वाष्प इस द्रव की सतह पर जो दाब लगाएगी या पात्र की दीवार पर भी जो दाब लगाएगी, वो दाब हमारा कम लगेगा, वो दाब हमारा कम लगेगा। और क्यों लगता है दाब कम? क्योंकि यहां पर जो द्रव है या जल है उसके साथ में ये ठोस कण और आ गए, ये वाष्प अवस्था में आएंगे नहीं, तो द्रव है वो सतह से कम वाष्पित होगा, तो वाष्प दाब कम होगा। तो हमने क्या देखा, जब शुद्ध जल के अंदर हमने चीनी मिलाई या नमक भी मिला सकते हैं हम, या कोई भी अवाष्पशील विलय मिला सकते हैं हम, तो हमने एक चीज देखी कि जो हमारा वाष्प दाब था वो क्या हुआ? घट गया। वाष्प दाब क्या हुआ? घट गया। तो मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब ही है, तो इसी टेम्परेचर पर जो हमारा ये ऊपर तरफ मान लो क्या बढ़ रहा है? हमारा वाष्प दाब। तो इसी टेम्परेचर पर जो हमारा विलयन है इसका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। तो शुद्ध जल का वाष्प दाब ये था। जैसे हमने इसके अंदर क्या मिलाई? शुद्ध जल के अंदर प्लस करी चीनी, तो ये शुद्ध जल था, इसके अंदर हमने मिला दी चीनी। चीनी मिलाते ये देखो लाइन घट गई, और ये घटकर पहले इतना वाष्प दाब था, अब इतना हो गया। तो जैसे ही हम किसी भी शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इसका वाष्प दाब घट गया। मान लेते हैं ये वाष्प दाब यहां पर था 0.25, अब घटकर मान लो रह गया 0.10 एटीएम, यहां भी एटीएम है। अब ध्यान देना, अब हमको क्या करना है? टेम्परेचर ध्यान रखना वही 25 डिग्री सेल्सियस है, दोनों में टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब तो 0.25 है, और इससे कितना? 0.10 है, यानी कि विलयन का। और ये जो शुद्ध जल है या विलयन है, ये उबलेंगे कब?
ये दोनों उबलेंगे कब? जब इनका वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों उबलने लगेंगे। तो मान लो इनका वाष्प दाब हमको इतना करना है, 1 एटीएम। अब खुद ही सोचो, 1 एटीएम करने के लिए हमको किस वाले को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा? भाई यहां इसका पॉइंट 25 एटीएम वाष्प दाब है, तो इसको हम थोड़ा गर्म करेंगे तो कितना पहुंच जाएगा? 1 एटीएम। तो मान लो हमने शुद्ध जल को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया, तो इसका वाष्प दाब कितना हो गया? 1 एटीएम। वही जो विलयन है, इसका जो वाष्प दाब है वो कम है, क्योंकि इसके अंदर चीनी मिलाने पर इसका वाष्प दाब घट गया। अब इसको जब हम इसके वाष्प दाब को अगर 1 एटीएम पहुंचाना है तो 100 से तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वाष्प दाब कैसा है? कम है। वाष्प दाब कब बढ़ेगा? जितना हम गर्म करेंगे उतनी वाष्प बनेगी, उतनी वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी उतना ही बढ़ेगा। तो इसको मान लो हमको गर्म करना पड़ा 110 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया? बढ़ गया। किसका? विलयन का। इसे हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन, मतलब क्वथनांक बढ़ जाना। क्वथनांक उन्नयन यानी क्वथनांक का बढ़ जाना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना। और ये कमी और वृद्धि हमेशा किसके अंदर होती है? विलयन में, क्योंकि विलायक के लिए तो ये चीजें फिक्स होती है। तो ये हमारा कहलाता है क्या? क्वथनांक उन्नयन। तो अब एक चीज हमको नोटिस करनी है, ये क्वथनांक में उन्नयन क्यों हुआ? जैसे हमने शुद्ध जल है इसके अंदर चीनी मिलाई तो हमारा जो क्वथनांक है वो बढ़ गया। तो शुद्ध जल हमारा क्या कहलाता है? विलायक। चीनी हमारी क्या है? विलय। तो जब हम विलायक है उसमें विलय मिलाते हैं, मतलब चीनी मिलाते हैं, तो हमारा क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो विलायक है उसमें हम मिला रहे हैं विलय, और कितना क्वथनांक बढ़ेगा तो कितनी चीनी मिलाएंगे हम, इसके समानुपाती हो गया। जितनी ज्यादा आप चीनी मिलाओगे उतना ही अधिक क्वथनांक में क्या होगा? उन्नयन होगा। तो क्वथनांक में जो उन्नयन है वो किसके समानुपाती होता है? मोल लता के। देखो क्यों होता है मोल लता के? मोल लता है उसी में हम क्या देखते हैं? ऊपर आती है हमारी क्या? विलय की मोल संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। तो विलय अपोन विलायक, ये संबंध केवल कौन दर्शाती है? हमारी मोल लता। ध्यान रखना, जो विलय और विलायक का जो संबंध है वो केवल हमारी मोल लता ही दर्शाएगी। इसलिए जो क्वथनांक उन्नयन होता है, क्वथनांक उन्नयन वो किसके समानुपाती होता है? मोल लता के। किसके? मोल लता के। तो मान लेते जो हमारा शुद्ध जल है, शुद्ध जल, इसका जो क्वथनांक है वो था TB नोट। क्या था? TB नोट। और ये जो विलयन है इसका क्वथनांक हमारा कितना है? TB। तो विलयन है, इसके क्वथनांक को तो मैंने क्या मान लिया? TB। T मतलब टेम्परेचर, B मतलब बॉइलिंग। तो बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब कोई द्रव है वो उबल रहा है, वो टेम्परेचर। और TB नोट क्या हमारा? यह है शुद्ध जल का क्वथनांक। ये क्या है? जल का विलयन रूप में क्वथनांक। दोबारा पढ़ना, TB जल का विलयन रूप में क्वथनांक, TB नोट शुद्ध जल का क्वथनांक। तो हमारा जो TB नोट है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है? TB नोट कितना है? 100 डिग्री। फिक्स होता है कि जो जल है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबलता है। या अगर हम केल्विन में देखें तो 373 केल्विन पर। और जैसे ही हमने इस जल के अंदर चीनी मिलाई तो जो हमारा विलयन बना, अब वो कितने टेम्परेचर पर उबल रहा है? 110 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हमारा हो गया TB। क्या हो गया? TB। अब हम क्या देखना है कि क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, तो इसको मैंने दर्शा दिया डेल्टा TB। डेल्टा मतलब परिवर्तन क्वथनांक में। तो क्वथनांक में परिवर्तन कितना हुआ? तो ज्यादा किसका है? विलयन का, TB, और कम किसका है?
विलायक का टीबी नोट, तो टीबी में से हम क्या घटा देंगे, टीबी नोट। तो डेल्टा टी बराबर क्या आता है, टीबी माइनस टीबी नोट। तो डेल्टा टी बराबर आ गया टीबी माइनस टीबी नोट। तो कितने का है ये हमारा, तो 110 में से कितना घटा देंगे, 100। तो 10 डिग्री सेल्सियस का हमारा क्या हो गया, क्वथनांक उन्नयन हो गया। तो अब इसके समीकरण उत्पन्न करते हैं हम। तो डेल्टा टीबी ये समानुपाती होता है किसके, मोल लता के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि जैसे हमने विलय मिलाया, किसके अंदर मिलाया, विलायक में, तो विलय और विलायक के संबंध को केवल क्या दर्शाती है, मोल लता। तो जो डेल्टा टीबी है वो समानुपाती किसके होता है, मोल लता के। एम क्या हमारी, मोल लता। तो डेल्टा टीबी समानुपाती घटाएंगे, एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा। तो स्थिरांक हमारा क्या आ गया, तो स्थिरांक आ जाएगा के बी इंटू एम। तो स्थिरांक हमारा क्या आ गया, के बी। तो जैसे हमने समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो एक हमारा स्थिरांक आ गया के बी। के बी को हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, या आप क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी बोल सकते हो। तो के बी हमारा क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक स्थिरांक बोल दो आप इसको। तो डेल्टा टीबी बराबर आ गया के बी इंटू एम के। उसके बाद में देखो यहां से हम ये जो के बी है, के बी इसकी परिभाषा बना सकते, देखो ध्यान से। अगर हम m बराबर 1 कर दें, m बराबर कितना कर दें, 1, m मतलब विलयन है, उसकी जो मोल लता है वो हम कितनी कर दें, 1, तब क्या होगा, डेल्टा टीबी बराबर किसके हो जाएगा, के बी के। तो डेल्टा टी बराबर किसके हो गया, के बी के। तो जब विलयन की मोल लता 1 होती है, ध्यान सुनो परिभाषा, जब विलयन की मोल लता कितनी होती है, 1 होती है, तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। जैसे हम 1 करेंगे, m की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 करेंगे, तो डेल्टा टीबी बराबर किसके हो जाएगा, के बी के। दोनों बराबर हो गए। अब परिभाषा निकाल सकते हैं। डेल्टा टीबी हमारा क्या है, क्वथनांक उन्नयन। डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक उन्नयन। और के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो जब विलयन की मोल लता 1 होती है तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक या के बी कहलाता है। तो इस प्रकार से हम जो के बी है उसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। उसके बाद में तो डेल्टा टीबी बराबर था के बी इंटू एम के। यहां से हम जो ये के बी है इसकी इकाई या यूनिट भी लिख सकते हैं। देखो तो हमारे पास क्या है, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम है। तो के बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा टीबी अपॉन में एम। तो ये हमारा क्या आ गया, के बी। देखो यहां से हम यूनिट बना सकते, यहां से हम जो के बी है इसकी यूनिट या इसका मात्रक भी बता सकते हैं। तो डेल्टा टीबी ये क्या है हमारा, क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन हम या तो हम डिग्री सेल्सियस के अंदर ले लें या केल्विन में ले लें। मान लो हमने इसको ले लिया किसमें, केल्विन में, तो ऊपर हमारा केल्विन आ गया। एम क्या हमारा, मोल लता, और मोल लता का मात्रक क्या होता है,
kg इनवर्स, यही मात्रक होता है इसका, मोल लता का। तो यहां से हमारा जो kb है इसका मात्रक क्या आ जाएगा, केल्विन, किलोग्राम इनवर्स का ऊपर जाकर इसका हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, मोल इनवर्स। तो मात्रक क्या आ गया, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अगर यहां केल्विन की जगह सेल्सियस लोगे, सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो केबी है उसका मात्रक है वो भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो केबी की इकाई क्या आ गई, कई बार एक नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं अपने आरबीएससी बोर्ड में कि केबी की यूनिट बताओ, तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये हमारा हो गया क्या, केबी का मात्रक। उसके बाद में तो यहां हमारा आ गया था डेल्टा टी बराबर था केबी इंटू एम। तो ये परिभाषा आपको याद होगी कि जब विलयन की मोल लता 1 होती है तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो अगर हमसे केबी की परिभाषा पूछे तो यहां से हम परिभाषा भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। तो ये हमारा आया था डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। उसके बाद देखो ध्यान से, डेल्टा टीबी बराबर केबी। अब जो एम है, एम ये मोल लता है, और मोल लता हम कैसे निकालते थे, विलय की मात्रा। तो मात्रा हमारी क्या होगी, एम बी इंटू 1000 आता था ऊपर, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार, सॉरी विलय की मात्रा होगी डब्ल्यू बी, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार, और गुणा क्या आता था, विलय का द्रव्यमान, और वो भी किसमें, किलोग्राम में। यहां हम डब्ल्यू किस में लेते हैं, ग्राम में। देखो ये जो मोल लता है इसका ये जो फॉर्मूला होता है मैं डायरेक्ट भी रख सकता हूं इसको। ये कैसे आया, आप इससे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रखा है कि मोल लता है उसको का फॉर्मूला यही होता है, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार, और गुणा विलय का द्रव्यमान किस में होता है, किलोग्राम में। यहां हम ग्राम में लेते हैं तो 1000 का भाग लगा देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यहां आप अगर ग्राम में रखोगे तो ये किलोग्राम में अपने आप परिवर्तित कर देगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम का है हमारा, मैं स्टार लगाता हूं। तो इस फॉर्मूले द्वारा हम क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, कितनी वृद्धि हुई, वो ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा देखो यहां पर जो हमने अवाष्पशील विलय मिलाया था, जल था उसमें हमने क्या मिलाई थी, चीनी। चीनी क्या है, अवाष्पशील विलय। तो जरूरी नहीं हम चीनी मिलाए, नमक भी मिला सकते, यूरिया मिला सकते, KCl मिला सकते, NaC, जो भी मिलाना चाहे वो अवाष्पशील होना चाहिए। तो उसका कुछ ना कुछ अणुभार तो होगा, तो उस अणुभार को हमेशा निकालना है हमको। तो यहां Mb, M मतलब अणुभार, B मतलब विलय, तो विलय का अणुभार, तो विलय का अणुभार निकाला तो Mb इधर आ जाएगा हमारा। तो Mb बराबर क्या जाएगा, Kb इंटू WB इंटू 1000, और अपोन में क्या जाएगा, डेल्टा TB इंटू WA, और WA यहां पर किसमें है, ग्राम में। तो इस फॉर्मूले द्वारा हम क्या याद कर सकते हैं, अवाष्पशील विलय का अणुभार। तो डेल्टा T मतलब क्वथनांक उन्नयन हो गया, और M भी हमारा क्या है, अवाष्पशील विलय का अणुभार। तो ये तो हमारी बात होगी किसकी, क्वथनांक उन्नयन की। उसके बाद हम दूसरी चर्चा करते हैं हिमांक अवनमन की। तो दूसरा हमारा टॉपिक क्या हो गया, तो पहला हमारा क्या था, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन।
अब तीसरी हम चर्चा करते हैं हिमांक अवनमन की। हिमांक अवनमन मतलब हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। तो हिमांक में क्या होगी? कमी। और कब होगी कमी? जब हम शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाएंगे। तो देखो ध्यान से किस प्रकार होगा। पहले मैं बात करता हूं ये हिमांक होता क्या है। ध्यान सुनना, हिमांक क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसका हिमांक कहलाता है। दोबारा सुनना ध्यान से, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वह उसका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। तो इसको अब समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई द्रव है, हमको क्या करना है? ये कोई हमारा द्रव था, इसको हमको ठोस में परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है? ठोस में। तो ये जो द्रव है ये ठोस में कब परिवर्तित होगा? जब इस द्रव का जो वाष्प दाब है वो इस ठोस के जो वाष्प दाब है इसके बराबर हो जाए। इस द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? ठोस के वाष्प दाब के। तो द्रव बराबर ठोस, क्या? वाष्प दाब। तो वो बिंदु हमारा क्या कहलाएगा? हिमांक। तो इस द्रव को इस ठोस के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसको ठंडा करना पड़ता है। ठंडा करते जाएंगे, लगातार करते जाएंगे, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ये जो द्रव है इसका जो वाष्प दाब है इस ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। और जैसे इसके बराबर होगा ये जो हमारा द्रव है ये क्या हो जाएगा? जम जाएगा। क्या हो जाएगा? जम जाएगा। और जैसे ये जमेगा उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे हिमांक की। अब क्या हुआ? मान लो हमने क्या लिया? जल लिया। तो जल का हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक, तो जल का जो हिमांक है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ये जल का हिमांक है। मान लेते शुद्ध जल है, उसका हिमांक हमारा ये किसका है? शुद्ध जल का हिमांक। तो शुद्ध जल का हिमांक हमारा इतना था, 0 डिग्री सेल्सियस। इस पर यह द्रव क्या हो रहा था? हमारा जम रहा था। अब हमने क्या किया? इस द्रव के अंदर हमने चीनी मिला दी। जरूर नहीं आप चीनी मिला, आप नमक मिला सकते हो। हमने इसके अंदर क्या मिला दिया? नमक। जैसे हमने नमक मिलाया तो क्या परिवर्तन हुआ? तो पहले तो केवल जब जल के अणु थे तो सारे वाष्प अवस्था में आ सकते थे। जैसे ही नमक मिलाएंगे तो नमक है ये खुद तो वाष्प अवस्था में आएगा नहीं, और द्रव है उसकी सतह पर नमक के कण और आ जाएंगे, जिससे वाष्प दाब क्या होगा? घटेगा। वाष्प दाब क्या होगा? घटेगा। साथ में जो टेम्परेचर है या हिमांक है वो भी क्या होता है? घटता है। तो जैसे हमने इसके अंदर नमक ऐड किया तो जो हमारा हिमांक है वो क्या हो गया? घट गया। कब घटा हिमांक? जब हमने शुद्ध जल के अंदर क्या मिलाया? नमक। तो शुद्ध जल
तो यहां आ गया हमारा जल प्लस नमक। और अब क्या हुआ, जो हमारा हिमांक है वो घट गया। देखो इस गुण का हम उपयोग भी करते हैं, और आपने देखा भी होगा, जो हमारी आइसक्रीम होती है या कुल्फी होती है, कई बार हमको उसमें खारापन आता है, हल्का स्वाद जो आता है, कई बार खारा स्वाद आता है। क्यों आता है वो? जो हमारी आइसक्रीम है उसको जमाने के लिए हम नमक का जलीय विलयन काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं नमक का जलीय विलयन? क्योंकि जैसे ही हम नमक के अंदर जल के अंदर नमक मिला देंगे, तो जो वो जल है पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था, वो -3, -4, -5, -6 या -10 इस पर जमेगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना ज्यादा नमक मिलाते हैं। तो जितना अधिक उसके अंदर नमक मिला हुआ होगा, उतने ही कम टेम्परेचर पर वो जमता है, और जितने कम टेम्परेचर रहेगा उसका, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर मान लो उसका कम टेम्परेचर है, तो जो हमारी आइसक्रीम है या कुल्फी वो आसानी से जम जाएगी। क्योंकि अगर बर्फ हुई तो बर्फ है उस पर, अगर बर्फ है उसमें अगर हम कुल्फी जमाना चाहें, तो बर्फ मान लो ये होगी हमारी, यहां बर्फ जमी हुई इस पात्र के अंदर, तो अगर हम यहां कुल्फी जमाएंगे तो जो कुल्फी इसके अंदर डाली जाएगी वो तो बस केवल सतह पर रहेगी। तो ये सतह ये वाली, ये केवल इस बर्फ के संपर्क में, बाकी तो कोई संपर्क में नहीं है। मान लो ये हमारी कुल्फी है, इसको जमाने के लिए खांचा काम में ले रहे हैं हम, ये वाला। तो ये जो खांचा हमने जो काम में लिया, इसका केवल ये हिस्सा बर्फ के संपर्क में। अब हमने क्या किया, इस बर्फ के अंदर नमक मिला दिया, तो क्या हुआ, अब ये पहले जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जम रही थी, अब ये -5, -10 पर जमेगी। हमने जमाई नहीं, हमने टेम्परेचर केवल कर लिया -8। अब ये जमी हुई नहीं है, लेकिन टेम्परेचर डाउन हो गया और लिक्विड रूप में। तो ये जो हमारा आइसक्रीम का जो खांचा है या कुल्फी का जो खांचा है, ये इस जल के अंदर चला जाएगा। अब ये पूरा इस जल के अंदर है ये खांचा। जब ये पूरा जल के अंदर रहेगा तो इसकी सारी सतह इस नमक के ठंडे जलीय विलयन के संपर्क में रहेगी और ये आसानी से जम जाएगी। जब जम्मू कश्मीर का जो एरिया हमारा, उसमें जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो सड़कें है वो अवरुद्ध हो जाती है, तो उनमें से बर्फ को हटाने के लिए भी हम वहां नमक है उसके जलीय विलयन का छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है, उस जल का जो हिमांक है वो घट जाता है, जिससे वो पिघलना शुरू कर देता है। तो इसके हमारे बहुत ज्यादा उपयोग है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हिमांक अवनमन किस प्रकार हुआ हमारा। तो शुद्ध जल का जो हिमांक है, इसको मैंने मान लिया TF0। T मतलब टेम्परेचर, F मतलब फ्रीजिंग, नोट मतलब शुद्ध। तो शुद्ध जल का हिमांक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, TF। TF मतलब जल का विलयन रूप में हिमांक। तो जो हिमांक है उसमें क्या हुई, हमारे अवनमन या कमी हुई। कितनी कमी हुई, तो वो हमारी कहलाएगी डेल्टा TF। तो डेल्टा TF बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो ज्यादा किसका है, शुद्ध जल का हिमांक ज्यादा है, तो TF0 हमारा ज्यादा है, तो TF0 माइनस क्या कर देंगे, TF। तो ये हमारा आ जाएगा हिमांक अवनमन, यानी कितने की हमारी कमी हुई। तो ये तो बात होगी हिमांक अवनमन की। अब देखो ध्यान से, हम ये सोचे कि हिमांक में अवनमन क्यों हुआ, तो हमने इसके अंदर क्या मिलाया, अवाष्पशील विलय मिलाया या नमक मिलाया। नमक किस में मिलाया, शुद्ध जल में। शुद्ध जल क्या है, विलायक। तो विलायक के अंदर हम क्या मिला रहे हैं, विलय। तब हमारा हिमांक घट रहा है। कितना घट रहा है, कितना विलय मिला रहे हैं हम। तो विलायक और विलय, इन दोनों के संबंध को केवल कौन दर्शाता है, मोल लता। कौन दर्शाता है, मोल लता। इसलिए हमको क्या करना है कि जो डेल्टा TF है, डेल्टा TF वो भी किसके समानुपाती होगा, मोल लता के।
तो डेल्टा टीएफ किसके समानुपाती हो गया? मोल लता के। बस इसमें ध्यान इतना रखना, केवल डेल्टा टीबी निकालने के लिए हम टीबी माइनस टीबी नोट करते हैं, और डेल्टा टीएफ निकालने के लिए टीएफ नोट माइनस टीएफ करते हैं। यहां तो हम विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटाते हैं, और यहां शुद्ध विलायक के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक के हिमांक में से विलयन का जो हिमांक है वो घटाते हैं। बस इतना याद रखना है, बाकी बिल्कुल सेम आएगा हमारा। देखो ध्यान से, तो डेल्टा जहां टीबी है यहां पर क्या जाएगा हमारा? एफ। बी के स्थान पर क्या जाएगा? केवल एफ। तो जहां जहां आपको बी दिखाई दे रहा है वहां हम क्या कर देंगे? इस पूरे समीकरण में केवल एफ कर देंगे। तो जहां बी था वहां पर क्या आ गया हमारा? एफ। तो देखो ध्यान से, यहां थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, डेल्टा टी एफ। तो बी के स्थान पर क्या आ गया? एफ। यहां बी के स्थान पर क्या आ गया? एफ। और यहां भी बी के स्थान पर एफ आ गया। यहां टीएफ नोट तो पहले आएगा और टीएफ बाद में आएगा, बस ये केवल परिवर्तन होता है इसमें। तो डेल्टा टीएफ समानुपाती किसके? एम के। तो डेल्टा टीएफ बराबर, अब के बी के स्थान पर क्या जाएगा हमारा? एफ। तो के एफ इंटू एम आ गया। अब के एफ को हम क्या बोलेंगे? मोलल उन्नयन नहीं हुआ, क्या हुआ है? अवनमन, मतलब कमी हुई, तो मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलेंगे? मोलल अवनमन स्थिरांक। इसकी परिभाषा बना सकते हैं। देखो ध्यान से, हम यहां m बराबर कितना रख दें? 1। तो जैसे ही हम m बराबर 1 रखेंगे तो डेल्टा टीएफ बराबर किसके हो जाएगा? के एफ के। तो डेल्टा टीएफ बराबर हो गया के एफ के। देखो परिभाषा निकल जाएगी यहां से, जब विलयन की मूल लता 1 होती है तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है वो उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद डेल्टा टीएफ इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और एम भी है वो इससे निकाल लेंगे। बस अंतर जहां बी था वहां पर क्या आ जाएगा? केवल एफ आ जाएगा। यूनिट भी दोनों की सेम ही आएगी, क्योंकि बस यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीज मतलब जम रहा है तो कोई टेम्परेचर ही होगा, तो यूनिट भी दोनों की बिल्कुल समान आएगी। तो इस प्रकार से हम हिमांक अवनमन की गणना कर सकते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन के स्थान पर क्या जाएगा हमारा? हिमांक अवनमन, और अवाष्यशील विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन है इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।